हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का एक और नया टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब कि पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया था। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। इस नए टॉपिक में हमें समझना क्या होगा, तो बेटा विजन के ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। उन डिफेक्ट्स के ऊपर ही आज हमें बात करनी होगी कि वो डिफेक्ट्स के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, उनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ आज मैं आपको समझाऊंगी। अच्छा हाँ, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पर इस्तेमाल होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को सबसे पहले पावर ऑफ एकोमोडेशन समझाऊंगी और फिर जो विजन के डिफेक्ट्स हैं अपन वो भी देख लेंगे। तो बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपनी इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन के ऊपर और फिर इसके बाद में जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन का टॉपिक है हम वो भी कवर कर लेंगे। ओके, चल आ जाओ फिर कहानी हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन की। अच्छा हाँ, इससे पहले कि मैं आपको आज के लेक्चर की कहानी सुनाना शुरू करूं, बेटा मैं ये चाहती हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं उसका मैं आपको एक क्विक रिकैप दे दूं ताकि आप दोनों ही लेक्चर्स की कहानी को आपस में रिलेट कर पाओ। ठीक है, देखो पिछले लेक्चर में अपन ने बात करी थी ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को हमने समझा था, सीखा था, है ना। तो क्विकली अपन रिवाइज कर लेते हैं तो आपको आज के लेक्चर की जो भी कहानी होगी वो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब सुनो बेटा, अपनी दोनों ही आईबॉल्स का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, राइट। तो अब मैं आपके सामने बनाती हूं एक ह्यूमन आई बॉल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाया जा सकता है। लेट मी फिक्स इट। अब ठीक है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है एक ह्यूमन आई बॉल। शेप आपको दिख रहा होगा, स्फेरिकल है ना। और हाँ, यहाँ पर आपको एक स्लाइट बल्ज देखने को मिल रहा होगा, एक उभार देखने को मिल रहा होगा, एक स्लाइट बल्ज देखने को मिल रहा होगा। ये मत समझना कि मैम ने गलती से बना दिया, गलती से नहीं बनाया बेटा, जानबूझ के बनाया, क्योंकि लिटरली दोनों ही आई बॉल्स में आपको एक आगे की तरफ, सामने की तरफ, मतलब एक बल्ज, एक उभार देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने वही चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश करी है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मैंने आपको, मतलब इसके अलावा मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि जो हमारी आई बॉल्स होती हैं उनके पास 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है स्क्लेरा, एक होती है कोरॉइड और एक होती है रेटिना, है ना। ये 3 लेयर्स पाई जाती हैं बेटा हमारी दोनों ही आई बॉल्स में। नाम आई होप आप सभी को अब तक याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुनते सुनते अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। बेटा स्क्लेरा जो है ये आउटर मोस्ट होती है लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होती है। कोरॉइड मिडल वाली होती है और रेटिना इनर मोस्ट होती है। अच्छा, रेटिना के लिए आप ये भी बोल सकते हो कि ये हमारी आईबॉल की ना स्क्रीन होती है। स्क्रीन कहने का मतलब यह है कि आंखों के सामने चाहे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हो, छोटा बड़ा, बहुत छोटा, इनफैक्ट कितने भी डिस्टेंस पर क्यों ना रखा गया हो, दूर रखा है, पास रखा है, बहुत ही दूर रखा है, बहुत ही पास रखा है, यदि हम उस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं बेटा तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी पड़ेगी या बनवानी पड़ेगी। कहाँ? रेटिना के ऊपर। मैंने क्या बोला? आंखों के सामने चाहे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हो, यदि हम उसको देखना चाहते हैं तो ज़रूरी क्या है, इसके लिए एक कंडीशन ये रिक्वायर्ड होती है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज
बननी चाहिए रेटिना के ऊपर। अगर रेटिना के आगे बन गई या पीछे बन गई ना बेटा, ऑब्जेक्ट की इमेज यदि रेटिना के आगे बन गई या पीछे बन गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखेगा ही नहीं। तुम्हें क्या, किसी भी इंसान को नहीं दिखेगा। ये सभी लोगों के ऊपर बेटा एप्लीकेबल होती है बात, ठीक है ना। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो इसके लिए एक कंडीशन क्या चाहिए होती है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाना पड़ता है या बनवाना पड़ता है कहाँ, रेटिना के ऊपर। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हमारी आई बॉल की स्क्रीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इमेज कहाँ बनेगी, यहीं बनेगी रेटिना पर, ठीक है। चलो, नाम तो लिख दिए हैं, अब मैं एक एक करके सारी लेयर्स को आपके सामने ड्रॉ भी कर देती हूँ, ठीक है। बेटा सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने बना रही हूँ अब आउटर मोस्ट लेयर, नाम क्या है, स्क्लेरा, ठीक है। पीछे की तरफ मोटी होती है, पीछे की तरफ ऐसी मोटी होती है, और जैसे जैसे आगे आती जाएगी पतली होती जाएगी। इनफैक्ट ये जो आपको एक बल्ज पार्ट दिख रहा है हमारी आई बॉल का, यहाँ पर आकर के बेटा ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है और बहुत पतली हो जाती है। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, आई बॉल तो किया है, लेकिन आई बॉल की जो आउटर मोस्ट लेयर है स्क्लेरा, वो मैंने यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर दी है। आप देख सकते हो कि पीछे की साइड ये मोटी है, जैसे जैसे आगे आती जा रही है पतली होती जा रही है, और ये जो बल्ज वाला पार्ट है यहाँ पर आकर के बेटा ये काफ़ी पतली हो जाती है और ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो स्क्लेरा का वो वाला पार्ट, स्क्लेरा का वो वाला पार्ट जो इस बल्ज रीजन में आकर के बहुत ही पतला और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उस पार्ट को अपन बोल देते हैं क्या, कॉर्निया। याद आया कि नहीं, कॉर्निया। ये तुम डबल मतलब ये एम मत समझ लेना बेटा, हाँ क्या है, कॉर्निया। आप बोलोगे कि मैम अगर ट्रांसपेरेंट है तो फिर आपने ये येलो कलर से क्यों, बेटा ट्रांसपेरेंट अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगी तो तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं, मजबूरी है मेरी कि यहाँ पर मुझे येलो कलर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ तुम्हें यहाँ पर समझना होगा कि मैम क्या बोलना चाह रही हैं, कि ये वाले रीजन में आकर के जो स्क्लेरा है वो बहुत ही पतली और ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और उसी पार्ट ऑफ स्क्लेरा को अपन स्पेसिफिकली क्या बोल देते हैं, कॉर्निया बोल देते हैं। इसकी एक खास बात मैंने आपको बताई थी, एक्चुअली एक नहीं दो खास बातें मैंने आपको बताई थी। पहली खास बात तो ये है कि कॉर्निया एक एवैस्कुलर पार्ट होता है। एवैस्कुलर पार्ट होने का मतलब ये है कि इसके पास, कॉर्निया के पास बेटा कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अब तुमको पता है कि बॉडी में जो भी चीज़ है, जो भी सेल है, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, ब्लड से मिलती है ना भाई। ऑक्सीजन में ही तो क्या होता है, अरे ऑक्सी हीमोग्लोबिन याद करो बेटा, अपन पढ़ चुके हैं, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है ना। तो बॉडी में कोई भी पार्ट है, कोई भी सेल है, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ब्लड से मिलेगी। लेकिन ये जो कॉर्निया है बेटा, ये बहुत ही मतलब बदकिस्मत टाइप का होता है, क्योंकि इसके पास कोई ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है। अब अगर कोई ब्लड सप्लाई होगी ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि इसको क्या ज़िंदगी भर ऑक्सीजन नसीब नहीं होगी, नहीं, इतना भी मतलब अनलकी नहीं है ये। कॉर्निया के आसपास क्या है बेटा, अरे सराउंडिंग एयर है ना, इसमें ऑक्सीजन होती है, तो ये ऑक्सीजन सराउंडिंग एयर से ही ले लेता है। ये बोलता है कि यार ब्लड सप्लाई तो है नहीं मेरे पास, पर ऑक्सीजन तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, तो एक काम करता हूँ मैं, आसपास जो सराउंडिंग एयर है इसमें जो ऑक्सीजन है मैं उसी को ले लेता हूँ। आई बात समझ में? तो ये एवैस्कुलर पार्ट होता है, पहली बात, ठीक है। उसके अलावा दूसरी खास बात क्या थी, आपकी एनसीईआरटी बुक खुद भी ये बोलती है, अभी मैं रीड भी करवा दूंगी आपको। एनसीईआरटी बुक का खुद का ये स्टेटमेंट है कि जब लाइट रेज आईबॉल्स के अंदर जाती हैं, ऑब्जेक्ट से बेटा लाइट रेज निकलती हैं, वही क्या होता है, आंखों के अंदर जाती हैं। तो कॉर्निया का जो आउटर सरफेस होता है वहां पर सबसे ज्यादा लाइट रेज का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ये एक की आप बोल सकते हो कि स्टेटमेंट है या सेंटेंस है, इसे आपको कॉर्निया के बारे में याद रखना ही होगा। बोर्ड एग्जाम में भी सवाल आ चुका है कि कॉर्निया का जो आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस, वहां पर लाइट रेज का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में जो दूसरी लेयर है कोरॉइड, अच्छा यहाँ पर मैंने स्क्लेरा तो लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं, ओके। नाउ अब अपन बनाते हैं क्या, कोरॉइड मिडिल लेयर, ठीक है। बेटा ये स्क्लेरा का मतलब उल्टा है, मतलब स्क्लेरा जो है वो पीछे मोटी होती है, आगे आते आते पतली हो जाती है। कोरॉइड उल्टी है, ये पीछे पतली होती है, थोड़ी ज़्यादा पतली हो गई, हाँ, ये पीछे पतली होती है और जैसे जैसे आगे आती जाएगी ये मोटी होती जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर आकर के ये कुछ ज़्यादा ही मोटी मोटी हो जाती है, यहाँ देखो, जैसे जैसे आगे आएगी
ये मोटी होती जाएगी, ये देखो। और यहाँ पर आपको कोरॉइड के कुछ ज़्यादा ही थिक एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं, ये देखो। पीछे पतली है, आगे आते आते मोटी हो रही है। और यहाँ पर आपको कोरॉइड लेयर के ही कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मोटे थिक एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं। दिख रहे हैं ये क्या है बेटा? ये कोरॉइड लेयर के ही तो बहुत ही ज़्यादा थिक एक्सटेंशंस हैं। इन्हीं एक्सटेंशंस को अपन पता है क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स भी आप बोल सकते हो। सिलियरी बॉडी, ये भी सिलियरी बॉडी और ये भी सिलियरी बॉडी, ठीक है। और ये क्या है? कोरॉइड है। अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है? ये पिगमेंटेड लेयर है, इसके पास पिगमेंट होते हैं। और क्योंकि कोरॉइड लेयर के पास पिगमेंट होते हैं, इसीलिए हमारी आंखों के भी आपको रंग नजर आते हैं। वैसे कि मैंने आपको बताया कि आई बॉल में, अपन ने पिछले लेक्चर में आई बॉल्स कैसी दिखती हैं वो देखा था ना, पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी। तो हाँ, एक चीज़ और, किसी इंसान को या अपनी खुद की बेटा अगर तुम आंखें ऐसे सामने से देखोगे तो आंखें तुम्हें कुछ ऐसी नजर आती हैं, सुंदर सुंदर नैना, जबकि नैना इतने सुंदर होते नहीं है एक्चुअली, ऐसे गोल मटोल से होते हैं ना, दोनों आई बॉल्स ऐसी गोल मटोल सी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कलर्ड पार्ट नजर आता है आंखों का, और पीछे साइड आपको पूरा वाइट वाइट नजर आता है। तो आई बॉल्स में जो आपको पूरा वाइट पोर्शन नजर आता है बेटा, वो एक्चुअली क्या है? वो स्क्लेरा ही है, ठीक है। अंदर घुसेंगे तो कोरॉइड मिलेगी, पिगमेंटेड लेयर है, आगे आते आते मोटी हो जाएगी। यहाँ पर तो आपको कोरॉइड के कुछ ज़्यादा ही थिक एक्सटेंशंस जो हैं नज़र आएंगे, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? सिलियरी बॉडी, ठीक है। अब सुनो, सिलियरी बॉडी यहीं पर हार नहीं मानती है। सिलियरी बॉडी के भी कुछ और आप बोल सकते हो कि एक्सटेंशंस यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। सिलियरी बॉडी के यहाँ पर आपको और भी कुछ एक्सटेंशंस नज़र आएंगे ये, और सिलियरी बॉडी के इन एक्सटेंशंस को अपन बोलते हैं बेटा आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। जो आइरिस का कलर होता है वही इंसान की आंख का कलर होता है। बात को समझना, कोरॉइड है, पिगमेंटेड लेयर है, उसके पास पिगमेंट होते हैं, आगे आगे मोटी होती जा रही है। यहाँ पर आपको कुछ इसके बहुत ही ज़्यादा थिक एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं, जिनको अपन बोलते हैं सिलियरी बॉडीज, ठीक है। सिलियरी बॉडीज से ही बेटा उनके फर्दर कुछ और एक्सटेंशन जो है यहाँ पर आपको निकलते हुए नजर आते हैं, और इन एक्सटेंशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? आइरिस बोलते हैं, आइरिस, ठीक है। अब क्योंकि आइरिस क्या है? सिलियरी बॉडीज का ही एक्सटेंशन है। सिलियरी बॉडी खुद क्या है? अरे कोरॉइड का ही तो एक्सटेंशन है ना। तो अगर कोरॉइड पिगमेंटेड है, इसका मतलब क्या कि ये जो आइरिस है ये भी क्या होगी? पिगमेंटेड होगी, है ना। ये जो आइरिस यहाँ पर मैंने बनाया है ये क्या है? ये भी पिगमेंटेड होगी, हो सकता है ब्लैक कलर की हो, तो इसीलिए कुछ लोगों की आंखें आपको ब्लैक कलर की दिखती हैं, ठीक है। हो सकता है कि आइरिस का कलर ब्राउन हो, तो इसीलिए आपको कुछ लोगों की आंखें ब्राउन दिखती हैं। तो कुछ लोगों की हो सकता है कि आइरिस ग्रीन कलर की हो, तो इसलिए कुछ लोगों की आंखें आपको ग्रीन कलर की दिखती हैं। तो आइरिस के लिए आप बोल सकते हो कि ये क्या होता है? ये कलर्ड पार्ट होता है हमारी आई बॉल्स का। स्क्लेरा वाइट पोर्शन है और आइरिस क्या है? कलर्ड पार्ट है हमारी आई बॉल का। तो जो कलर होता है आइरिस का वही कलर होता है आइस का भी, ठीक है। चल, आइरिस के बीच में यहाँ पर आपको एक छेद नजर आ रहा होगा बेटा, इस छेद को अपन बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। आपको ये छेद नजर आ रहा होगा, इसको अपन बोलते हैं प्यूपिल, और इसी के थ्रू क्या होता है बेटा? लाइट अंदर आती है हमारी आई बॉल्स में, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं रेटिना की, इनर मोस्ट लेयर की, रेटिना की। तो ये यहाँ पर मैंने बना दी है रेटिना, ठीक है। पूरी आई बॉल में नहीं पाई जाएगी, तो तुम सोचोगे कि मैम आगे से लेके पीछे तक सब क्या है? रेटिना ही रेटिना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आगे जा करके पतली पतली होकर के गायब हो जाएगी, ठीक है, लाइक दिस। तो ये इनर मोस्ट लेयर क्या है बेटा? रेटिना है। और यहाँ पर बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि इमेज का फॉर्मेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन यही होना चाहिए रेटिना पर, नहीं तो क्या होगा? इमेज मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो तुमको दिखेगा ही नहीं। क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि जो रेटिना होती है ना, इसके पास प्रेजेंट होते हैं कुछ फोटो सेंसिटिव सेल्स, जिनको अपन और भी क्या बोल सकते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं रेटिना के पास। कौन कौन से? दो तरह के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो ये दो तरह के क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स या फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं बेटा इस रेटिना के ऊपर। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज कहाँ आती हैं? आंखों के अंदर आती हैं, रेटिना पे आकर के गिरती है। तो बेटा उन लाइट रेज के कारण पता है क्या होता है? ये रॉड्स एंड कोन्स एक्टिव हो जाते हैं और एक सिग्नल, एक इम्पल्स जो है जनरेट कर देते हैं, और फिर यहाँ से
ये आपको जो दिख रहा है पैसेज, यहाँ से बेटा गुजरती है ऑप्टिक नर्व। क्या गुजरती है बेटा? ऑप्टिक नर्व गुजरती है। तो वही ऑप्टिक नर्व क्या करेगी, उस ब्रेन जो सिग्नल रॉड्स एंड कोन्स ने जनरेट किया है, उस सिग्नल को, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ब्रेन तक लेकर के चली जाएगी। तो मान लो कि यहाँ पर आँख के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे लाइट रेज निकल करके आ रही हैं, कहाँ? आई बॉल के अंदर आ रही हैं। कहाँ जाके गिरी? वो गिरी रेटिना के ऊपर। तो रेटिना के ऊपर गिरने से क्या हुआ? लाइट रेज के मतलब रेटिना के ऊपर जब लाइट रेज गिरी तो क्या हुआ? रेटिना पर जो रॉड्स एंड कोन्स थे बेटा वो एक्टिव हो गए, कि लाइट रेज आ गई हैं, एक्टिव हो गए। और एक्टिव होने के कारण उनने क्या करा? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या सिग्नल जनरेट कर दिया। और फिर उसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को या सिग्नल को ये ऑप्टिक नर्व लेके कहाँ जाएगी? ब्रेन के पास लेके जाएगी। तो ब्रेन को इम्पल्स मिल जाएगी, इम्पल्स में जो जानकारी छुपी हुई है वो मिल जाएगी। फिर ब्रेन क्या करेगा? अपने पुराने कच्चे चिट्ठे निकालेगा कि अरे पिछले बार जब ये इम्पल्स ऐसी आई थी तो सामने क्या था? एक डॉगी खड़ा था। इसका मतलब क्या? कि सामने हमारी आंखों के क्या है? एक डॉगी खड़ा है। तब जाकर के बेटा वो हमको डॉग दिखेगा। अगर ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक ना लेकर के गए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को या सिग्नल को, तो बेटा चाहे कितना भी यहाँ पर काम क्यों ना चल रहा हो, आँख के सामने जो भी रखा होगा वो दिखेगा ही नहीं। मतलब देखने में भी कौन हेल्प करता है? ब्रेन ही हेल्प करेगा तुम्हारी। आई बात समझ में? चलो, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक चीज और देख लो बेटा, इतना देखा है तो थोड़ा और देख लो। क्या यहाँ पर बेटा पाया जाता है? क्या हर एक मतलब आई बॉल में पाया जाता है एक बाय कॉन्वेक्स शेप का क्रिस्टलाइन लेंस। प्लास्टिक का नहीं होगा, ग्लास का नहीं होगा बेटा, प्रोटीन्स का बना होता है ये आई लेंस। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? आई लेंस बोलते हैं। ये आई लेंस, दिस इज आई लेंस, प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है और आप बोल सकते हो कि जेली लाइक होता है समवॉट। मतलब क्योंकि देखो आगे अपन पढ़ेंगे, आज ही पढ़ना है मतलब हमें कि ये आई लेंस का ना एक्चुअली रोल क्या होता है हमारी आंखों में। आई लेंस का हमारी आंखों में रोल क्या होता है ये जब उनको पढ़ना है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आई लेंस एक आप बोल सकते हो कि क्रिस्टलाइन लेंस को अपन बोल सकते हैं, प्रोटीन्स का बना होता है और काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए इसको वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो ये ऐसी हवा में तो बेटा तैरेगा नहीं, इसको कोई ना कोई पकड़ के तो रखना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, सिलेरी बॉडीज से सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकलते हैं। ठीक है, सिलेरी बॉडीज से कुछ इस तरीके से कुछ फाइबर्स निकलते हैं। ये दिख रही है सिलेरी बॉडी? तो इन सिलेरी बॉडीज से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो आई लेंस से जाकर के दूसरे एंड पर अटैच हो जाते हैं और इन्हीं फाइबर्स को अपन बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इनका काम होता है क्या? इनका काम होता है लेंस को उसकी जगह पे, आई लेंस को उसकी जगह पे पकड़ के रखने का। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा बेटा? आई लेंस तो कभी आगे गिरेगा कभी पीछे गिरेगा, हवा में तैरता रहेगा वो आई बॉल में, है ना? इसलिए चलो अब एक और चीज और देख लो, आखिरी चीज, लेंस और कॉर्निया के बीच में, ठीक है, जो जगह होती है यहां पर भरा होता है एक फ्लूइड जिसको अपन बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो जगह होती है ना उसको अपन बोलते हैं एक्वस चैम्बर। और वहां पर जो वाटरी फ्लूइड भरा होता है या वाटरी लाइक फ्लूइड जो भरा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, लेंस और रेटिना के पीछे, लेंस और रेटिना के पीछे यहाँ पे जो आपको जगह दिख रही है ये मतलब लेंस और रेटिना के बीच में, सॉरी, जो आपको जगह दिख रही है इसको अपन बोलते हैं विट्रस चेम्बर। और यहाँ पर जो जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है उसको अपन बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें मतलब एकदम मैंने पूरा तो आपको रिवाइज नहीं करवाया है, लेकिन हाँ काफी हद तक चीजें मैंने आपको रिवाइज करवा दी बेटा आई बॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? अब सुनो आगे की बात। अब बेटा आज के लेक्चर की कहानी शुरू हो चुकी है, उसके पहले जरा मैं 2 आई बॉल्स बना लूं फिर तुमसे बात करती हूं। ओके, कुछ इस तरीके से। अब मान लो बेटा आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस वाले केस में
ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा हुआ है। इस वाले केस में हम दो केसेस पढ़ रहे हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। इस वाले केस में आईबॉल के सामने, आंखों के सामने, मतलब देखो अब ये मत बोलना कि मैम आप तो केवल एक ही आईबॉल के पीछे पड़े हुए हो। बेटा एक आईबॉल की जो कहानी है वही कहानी दूसरे आईबॉल की भी होगी। कंफ्यूज मत होना कि मैम दूसरा आईबॉल आप कब पढ़ाओगे, अभी ही पढ़ रहे हैं बेटा, साथ साथ में ही पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, पहले वाले केस में आंख के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेकिन काफी दूर रखा हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या हुआ बेटा, दूसरे वाले केस की ना ये अरे 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 आईबॉल कुछ अच्छी नहीं बनी, इसको मैं फिर से बना देती हूँ, ठीक है। अब ठीक है। दूसरे वाले केस में आंख के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो पास रखा हुआ है। पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, दूसरे वाले केस में ऑब्जेक्ट बहुत पास है, ठीक है। अब मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना, ये मैं आपको लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में भी पढ़ा चुकी हूँ कि जो ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है उससे जो आने वाली लाइट रेज होती हैं, इंसिडेंट लाइट रेज, वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती है, यस और नो। जो ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है बेटा उससे निकलने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती है ना, ये देखो पैरेलल होती है। वहीं जो ऑब्जेक्ट पास में रखा होता है उससे जो लाइट रेज निकलती है बेटा, इंसिडेंट लाइट रेज, वो ऐसी डाइवर्जिंग टाइप की निकलती हैं, ऐसी डाइवर्जिंग, मतलब डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, फैला हुआ, है ना, सब फैला हुआ। तो पास रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकलेंगी वो ऐसे फैली हुई निकलेंगी, और जो दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट उससे जो लाइट रेज निकलेंगी वो एक्चुअली पैरेलल होके आएंगी ना, आपस में मतलब पैरेलल होंगी, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर आई लेंस तो बना ही दूं, ये हो गया इस आई बॉल का आई लेंस और ये हो गया इस आई लेंस का, सॉरी इस आई बॉल का आई लेंस, ठीक है। सिलियरी बॉडीज कुछ इस तरीके से बना देती हूँ। देखो पूरा पूरा डायग्राम तो मैं एक बार फिर से नहीं बनाऊंगी बेटा, लेकिन हाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत है बनाने की वो बना दे रही हूँ। अरे अरे बहुत ही मोटा बन गया है, ठीक है। ये होंगी सिलियरी बॉडीज ब्लू कलर की, और ये क्या हो गए, रेड कलर के सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे बना देती हूँ, ये हो गई सिलियरी बॉडीज और ये हो गए आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, यहां पर सिचुएशन उतनी खराब नहीं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो दूर रखा हुआ है, तो उससे जो लाइट रेज निकल करके आ रही है वो पैरेलल है। तो पैरेलल रेज को ये आइलेंस, बेटा अपना आइलेंस भी कैसा होता है, बाय कॉन्वेक्स होता है शेप में, है ना, देखो तो तुमको पता है। अरे बाई कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अपन पढ़ चुके हैं ना अपन ने पिछले चैप्टर में, तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेस को कन्वर्ज करवा देता है बेटा, याद करो अपन ने कॉन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, तभी तो अपन इसको क्या बोलते हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज होती हैं उनको ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करता है, कन्वर्ज करवा देता है, मिलवा देता है एक कॉमन पर्टिकुलर पॉइंट पर। समझे कि नहीं समझे? तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज आती हैं, लेंस के अंदर जाती हैं, दो बारी रिफ्रैक्शन होता है, डबल मतलब दो बारी रिफ्रैक्शन खाने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रेज आती हैं बाहर, वो एक कॉमन पॉइंट पे आकर के मिल जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। ये खास बात होती है इस कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि ये मजबूर कर देता है लाइट रेज को कन्वर्ज होने के लिए, और इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारी दोनों ही आईबॉल्स में क्या क्या है, एक एक कॉन्वेक्स लेंस ही तो है ना, तो ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज निकल करके आएंगी कहाँ, आई बॉल के अंदर, लेंस में जाएंगी। ये लेंस क्या करेगा बेटा, ये आई लेंस क्या करेगा, ये आप बोल सकते हो कि आई लेंस कुछ इस तरीके से, जैसे कि देखो ये आ गई है लाइट रेज, ऑब्जेक्ट से कहाँ आ गई है, आई बॉल के अंदर आ गई है, कॉर्निया वगैरह को क्रॉस करके, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो लेंस के पास आ गई। अब लेंस के अंदर जब जाएंगी लाइट रेज तो रिफ्रैक्शन होगा, जब बाहर निकलेंगी तो एक और बारी रिफ्रैक्शन होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो लाइट रेज आपको दिख रही है ये बेटा रेटिना के ऊपर आकर के ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी।
अब ये मत बोलना कि मैम क्यों हुआ, अरे बेटा होना ही था ना, क्योंकि जो अपना आई लेंस है वो क्या है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है, वो तो है ही कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस। तो जो भी लाइट रेज आएंगी उसके अंदर रिफ्रैक्शन खाने के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रेज, अरे वो कन्वर्ज होंगी ही होंगी, वो मिलेंगी ही मिलेंगी एक कॉमन पर्टिकुलर पॉइंट पर। और वो पॉइंट कहाँ आना चाहिए बेटा, वो पॉइंट आना चाहिए रेटिना पर। मैं बार बार बोल रही हूँ कि यदि रेटिना पर लाइट रेज का कन्वर्जेंस नहीं हुआ, इमेज नहीं बनी, भाई तुमको पता है ना कि आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ भी मिलती हैं इमेज का फॉर्मेशन वही हो जाता है। तो तुम खुद देखो कि ये लेंस क्या कर रहा है, ये आई लेंस क्या कर रहा है, लाइट रेज को जो है रेटिना पे ला करके कन्वर्ज करवा रहा है। यानी कि लाइट रेज, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जहां पर कन्वर्ज होंगी, जहां पर मिलेंगी, अरे इमेज का फॉर्मेशन वही होगा, मतलब कि इमेज का बनेगी, रेटिना पर बनेगी। और तभी उसकी जानकारी किसको मिलेगी, ब्रेन को मिलेगी, क्योंकि रेटिना के पास क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो जैसी इमेज इसके ऊपर आकर के बनती है रेटिना पर, रॉड्स एंड कोन्स क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं, इंपल्स जनरेट करते हैं, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व लेके कहाँ जाएगी, ब्रेन के पास लेके जाएगी। तो तुम लोग पूरा ये लॉजिक समझे कि ये आई लेंस को करना क्या है बेटा, आई लेंस को करना बस इतना है कि ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज निकल करके आ रही हैं आई लेंस के पास, उनको कन्वर्ज करवा देना है रेटिना पर, दैट्स इट। कोई और काम हम करने के लिए बोल भी नहीं रहे हैं, ठीक है, कोई और काम हम इस आई लेंस को एज सच करने के लिए बोल भी नहीं रहे, बस इतना सा काम जो है बेटा करना है इस आई लेंस को, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, दूर है, आंख से दूर है, जो लाइट रेज निकल करके आ रही हैं वो पैरेलल है, तो ये सिचुएशन फिर भी थोड़ी सी आप बोल सकते हो कि मतलब ईजी है, क्योंकि जो लाइट रेज आ रही हैं आई बॉल के अंदर, आई लेंस के पास, वो आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज करवा देना रेटिना के ऊपर इतना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं। मुश्किल टास्क ये है, क्यों, क्योंकि इस आई बॉल के आप बोल सकते हो कि अंदर जो लाइट रेज आ रही हैं बेटा, वो फैल के आ रही हैं, वो डाइवर्जिंग लाइट रेज आ रही है। तुम खुद देखो यहाँ पर लाइट रेज पैरेलल है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज है बेटा, वो देखो फैली हुई है, वो डाइवर्जिंग लाइट रेज है जो कि आई बॉल के अंदर आएंगी। और ये जो आई लेंस है बेटा, आई लेंस जो है इसके पास क्या होने वाला है, वो डाइवर्जिंग रेज ही आने वाली हैं। तो अब ये जो आई लेंस है ये बिल्कुल टेंशन में आ जाएगा कि हे भगवान, आई लेंस जो है बेटा ये टेंशन में आ जाएगा कि हे भगवान, मेरे पास जो लाइट रेज आ रही हैं जिनको मुझे क्या करना है, रेटिना पर ही कन्वर्ज करवाना है, वो तो फैल के आ रही हैं, वो तो डाइवर्ज होकर के आ रही हैं। यहाँ पर इतनी टेंशन की बात नहीं थी, क्यों, क्योंकि लाइट रेज पैरेलल थी। तो ये बोलता है आई लेंस कि भैया मैं तो बाय कॉन्वेक्स लेंस हूँ, मैं तो माहिर हूँ लाइट रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज करवाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इनको रेटिना पर कन्वर्ज करवा दूंगा। कॉन्फिडेंस इसको भी था, इस आई लेंस को भी था कि भाई मैं तो क्या हूँ, मैं तो कन्वर्जिंग टाइप का लेंस हूँ, जो भी लाइट रेज आएंगी उनको मैं रेटिना पर कन्वर्ज करवा दूंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो लाइट रेज आ रही हैं उसके पास वो फैल के आ रही हैं, वो डाइवर्जिंग लाइट रेज आ रही हैं। तो ये बेचारा हो जाता है परेशान कि हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरे पास जो लाइट रेज निकल करके आ रही हैं वो तो डाइवर्जिंग टाइप की आ रही हैं, फैल के आ रही हैं, यानी कि अब इन फैली हुई लाइट रेज को मुझे क्या करना है, कन्वर्ज करवाना है, कहाँ, वो भी रेटिना के ऊपर। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये है कि इस लेंस को जो है, इस केस में जो आई लेंस है इसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, मतलब हमें एक पावरफुल लेंस चाहिए। भाई अगर काम आसान होता है तो वो तुम भी कर लेते हो, और अगर कोई काम मुश्किल होता है घर में तो या तो वो तुम्हारी मम्मा करती हैं या फिर वो काम तुम्हारे पापा करते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ चाहिए है उस काम को करने की, क्योंकि काम मुश्किल है, तो जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उस काम को करने के लिए उतनी तुम्हारे पास है नहीं, उतने शक्तिशाली, उतने पावरफुल तुम हो नहीं। घर में पापा है सबसे ज्यादा पावरफुल, तुम ज्यादा जो टफ काम होगा वो वही करेंगे। एग्जैक्टली यही रूल बेटा यहाँ पर भी लागू होता है। क्या मतलब हुआ, मैंने क्या बोला, ये सिचुएशन मच बेटर है, लाइट रेज जो आ रही है वो पैरेलल है, यहाँ पर जो लाइट रेज आ रही है बेटा वो डाइवर्जिंग है, वो फैल के आ रही है। तो फैली हुई लाइट रेज को कन्वर्ज करवाना वो भी रेटिना पर बेटा मुश्किल काम है। तो आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काम हमसे नहीं बनेगा, हमारे पापा की आई लेंस को लाना पड़ेगा। अरे वो एग्जाम्पल था देने का, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये काम मुश्किल है, ये टास्क मुश्किल है। तो इस मुश्किल टास्क को करने के लिए
आई लेंस को शक्तिशाली होना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा, तभी ये मुश्किल काम कर पाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम शक्तिशाली कैसे होगा, पावरफुल कैसे होगा, इसको हम गाजर खिलाएं क्या? नहीं बेटा, इस आई लेंस की पावर को ज्यादा होना चाहिए। पिछले चैप्टर में अपन लेंस की पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ना। तो क्योंकि काम मुश्किल है, मुश्किल काम को करने के लिए लेंस को पावरफुल होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि लेंस की पावर ज्यादा होनी चाहिए बेटा। बात को समझना कि जो लेंस है इसकी पावर यहां पर ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा पावर वाला ये लेंस नहीं हुआ, आई लेंस नहीं हुआ, तो बेटा ये ऐसी फैली हुई, मतलब जो डाइवर्जिंग लाइट रेज आ रही है इसके पास, उनको ये रेटिना पर फोकस नहीं करवा पाएगा, रेटिना पर कन्वर्ज नहीं करवा पाएगा। और अगर रेटिना पर नहीं हुई लाइट रेज कन्वर्ज, यानी कि अगर रेटिना पर इमेज नहीं बनी, उसके आगे उसके पहले बन गई, तो फिर इमेज नहीं दिखेगी, मतलब ऑब्जेक्ट तुम्हें नहीं दिखेगा। तो लेंस की यहां पर पावर बढ़ानी पड़ेगी। आप बोलोगे कि मैम लेंस की पावर कैसे बढ़ाएं? लेंस की पावर कैसे बढ़ाएं? एक काम करते हैं कि आई बॉल निकालते हैं, उसका जो आई लेंस है वो हटाते हैं, नया आई लेंस लगाते हैं जिसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेटा दिन में कितने बार जो है तुम अपनी आई बॉल निकाल करके उसके आई लेंस को चेंज करोगे? पहली बात तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम बेटा तुम नहीं कर सकते हो, भूल जाओ, इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। तो बस बोलने वाली बात थी कि मैम हम क्या करेंगे, अगर तो ऑब्जेक्ट पास रखा होगा, उससे डाइवर्जिंग लाइट रेज निकल के आ रही होंगी, तो लेंस की पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, आई लेंस को उठा के चेंज कर देंगे, ज्यादा पावर वाला हम लेंस ले आएंगे। अरे वो पॉसिबल नहीं है बेटा। जो दो तुमको बाय बर्थ आई लेंसेज मिले हैं ना, जिंदगी भर तुमको उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे, आई लेंस की हम पावर को कैसे ये समझ में आ गया कि आई लेंस की पावर को बढ़ाना क्यों है, पर बढ़ेगी कैसे वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा याद करो, पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था लेंस की पावर और उसकी फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। यस और नो? हमको तो किसी ना किसी तरीके से पास रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को बनवाना है या इमेज को फोकस करवाना है, कहाँ, रेटिना पर। इसके लिए आई लेंस की पावर हमें बढ़ानी होगी। क्यों? क्योंकि जो पास रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उससे जो लाइट रेज निकल करके आ रही हैं वो डाइवर्जिंग जैसी हैं, फैल के आ रही हैं। तो फैली हुई लाइट रेज को रेटिना पर आकर के कन्वर्ज करवाना मुश्किल है। तो मुश्किल काम को करने के लिए लेंस की पावर बढ़नी चाहिए। लेंस की पावर पर कैसे बढ़ाएंगे? वेरी इजी। पावर और उसकी फोकल लेंथ, मतलब लेंस की पावर और उसकी फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब यह है कि यदि तुम किसी तरीके से लेंस की फोकल लेंथ कम कर देते हो तो उसकी पावर बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि यदि तुम किसी लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ा दो तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बस यही रूल हम यहां पर भी अप्लाई कर देंगे कि यदि ये जो आई लेंस है इसकी पावर हमें बढ़ानी, तो हम क्या करेंगे, इसकी फोकल लेंथ को कम कर देंगे। पावर बढ़ाने के लिए इसकी फोकल लेंथ को कम कर देंगे। अब आप बोलोगे कि मैम फोकल लेंथ को कम कैसे करते हैं? तो बेटा याद करो, पिछले ही चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि यदि लेंस थिक होता है, यदि लेंस थिक होता है, ऐसा मोटू सा, जितना मतलब मोटा लेंस होता है, बेटा मोटे का मतलब क्या है? मोटे का मतलब तुम उसकी थिकनेस समझो, ठीक है? अरे भाई बंद तो जाओ। ये देखो, ये देखो, ये लेंस तुमको मोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक और बनाती हूं तो तुम कंपेयर करके बताना। बता, इन दोनों में मोटा कौन पतला कौन? बेटा ये दोनों क्या है? कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। एक मोटा है एक पतला है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से, देखो लेंस की यहां पर मैं आपको टाइप चेंज नहीं कर रही हूं, दोनों ही लेंसेज कौन से वाले हैं? बाय कॉन्वेक्स वाले, ये भी और ये भी, लेकिन एक पतला एक मोटा। पतला कौन सा है? ये वाला। मोटा कौन सा है? ये वाला। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा तुमने ये कैसे जज कर लिया कि ये मोटा है ये पतला है? हो सकता है ये मोटा हो सकता है ये पतला हो, तुमने कैसे जज किया? तो आपने बोला कि मैम अगर हम ये वाले लेंस को देखेंगे तो इसका जो कर्वेचर है, जिसका कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कि लेंस बहुत ज्यादा क्या है? कर्व्ड है। और अगर अपन ये वाला लेंस देखेंगे तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि पतला है और ऐसा इलोंगेटेड टाइप का है, मतलब यहाँ पर जो कर्वेचर है वो थोड़ा सा कम है। बेटा कर्वेचर का मतलब तुम लोग समझते हो ना? देखो इस लेंस को, बिल्कुल जो है आलू की तरह गोल गोल बना हुआ है, कर्वेचर इसका बहुत ज्यादा है लेंस का।
थोड़ा और कर्व हो जाएगा तो लगेगा कि आलू रखा हुआ है आंख के अंदर, समझे? तो इसका कर्वेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कर्व्ड है, यानी कि ये मोटा है, थिक है। इसका कर्वेचर कम है, ये देखो ना मस्त ऐसा फैला सा हुआ है, बोट जैसा फैला हुआ है। तो इसका कर्वेचर कम है, इसका मतलब क्या है कि ये लेंस पतला है। तो लेंस के मोटर पतले होने का मतलब तुम्हें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी एक बार तुमको मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया है कि लेंस के मोटा होने का मतलब क्या है कि उसका कर्वेचर ज्यादा है। लेंस के पतला या थिन होने का मतलब क्या है कि उसका कर्वेचर कम है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमें क्या करना है, इस लेंस की पावर को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? इसकी फोकल लेंथ कम करके। अब सवाल यह है कि मैम फोकल लेंथ कम कैसे करें? तो फोकल लेंथ बेटा कम करने का मतलब क्या है कि तुम्हें लेंस की थिकनेस को बढ़ाना होगा। जो ये थिक लेंस है ना बेटा, इसकी फोकल लेंथ कम होती है, और जो थिन लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, ये तुम यहां पर लिख भी लो कि ये है थिक लेंस और ये है थिन लेंस। कैसे डिसाइड किया? कर्वेचर से। कर्वेचर इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो ये थिन हो गया, ये थिक लेंस हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? उसके अलावा आप बोलोगे कि मैम कर्वेचर के ठीक है, ज्यादा या कम होने से हमने बोला कि हाँ वो थिक लेंस है, थिन लेंस है, लेकिन उससे होगा क्या बेटा? जो थिक लेंस होता है ना उसकी फोकल लेंथ कम होती है, और जो लेंस ऐसा पतला सा होता है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। हमें क्या करना है? लेंस की पावर को बढ़ाने के लिए उसकी फोकल लेंथ को कम करना है। कैसे करेंगे फोकल लेंथ को कम? यदि हम लेंस को थिक बना दें, अपने आई लेंस को थिक बना दें। थिक बनाने का मतलब क्या है? यदि उसका कर्वेचर हम बढ़ा दें, ऐसे आलू टाइप बना दें लेंस को, उसको थिक बना दें, तो उसकी फोकल लेंथ अपने आप कम हो जाएगी। और अगर फोकल लेंथ कम हो गई तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, तो ये मुश्किल काम कर लेगा। यानी कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, जो नियर बाय का मतलब क्या है बेटा? पास वाले ऑब्जेक्ट्स जो पास में रखे होते हैं। ठीक है, तो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए क्या क्या करना होता है? लेंस की पावर बढ़ानी होती है। कैसे? उसकी फोकल लेंथ को कम करके। आई लेंस की फोकल लेंथ को कम कैसे करें? तो उसका कर्वेचर बढ़ा करके, मतलब कि लेंस को थिक करके। लेंस को थिक करना पड़ेगा। आई बात समझ में? व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख दी यहाँ पे मैंने कि आई लेंस को यहाँ पर थिक करना पड़ेगा, उसका कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी फोकल लेंथ कम होगी, तब उसकी पावर ज्यादा होगी, तब जाकर के वो ऐसी डाइवर्जिंग लाइट रेस को भी क्या करेगा? कन्वर्ज करवा देगा रेटिना पर अब सवाल ये बनता है कि मैम ये जो लेंस है, इतना कुछ समझ में आ गया कि हाँ चलो ठीक है उसको थिक करना है, पर मैम थिक करने के लिए, उसका कर्वेचर बढ़ाने के लिए लेंस का क्या कर सकते हैं? तो बेटा हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। जो सिलियरी मसल्स है ना और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ये सारा काम करेंगे। कैसे? सिलियरी मसल्स बेटा पता है क्या होंगी? इस वाले केस में, यहाँ वाले केस में ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी बेटा। सिलियरी मसल, सिलियरी बॉडी एक्चुअली क्या है? मसल्स ही तो है। तो जो सिलियरी मसल्स है बेटा यहाँ पर, ये कर जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? अरे इनको टेंशन हो जाएगी। यहाँ पर ये वाले केस में, अभी मैं आपको बताऊंगी, इस वाले केस में सिलियरी मसल्स या सिलियरी बॉडीज रिलैक्स करती हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर रखा हुआ है, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना है, क्या ही टेंशन है। लेकिन ये वाले केस में क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत पास में है, तो सिलियरी मसल्स को टेंशन हो जाती है कि हे भगवान अब हम क्या करें। तो उस टेंशन के चक्कर में क्या होता है बेटा? ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मतलब कि सिलियरी मसल्स में हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है बेटा, ये हो जाते हैं लूज। लूज मतलब ढीले। और उस चक्कर में क्या होगा कि जो आपका आई लेंस है वो अल्टीमेटली हो जाएगा थिक। मैंने क्या बोला था कि आई लेंस को उनकी जगह पे पकड़ के रखने का काम किसका होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स का। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स एक एंड से जुड़े होते हैं आई लेंस से, और दूसरे एंड पर ये जुड़े होते हैं ये सिलियरी बॉडीज या सिलियरी मसल्स से। तो अगर सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई, सिलियरी बॉडीज यदि कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऐसे लूज पड़ जाते हैं। और जहां वो लूज पड़े बेटा, आप खुद समझो ना, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक बलून है, मेरे पास अभी है नहीं वरना मैं तुमको बताती। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है? एक बलून है, ठीक है। दोनों हाथों से मान लो कि यहाँ पर बीच में बलून है,
मेरे दोनों हाथ क्या है, सिलेरी मसल्स हैं, ठीक है। अब अगर मेरे हाथ कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो बीच में जो बलून रखा होगा वो ऐसा गोल गोल सा होने लग जाएगा, उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, वो थिक होने लग जाएगा। अगर तो मेरे हाथ ऐसे लूज हो गए, अगर मेरे हाथ ऐसे रिलैक्स कर रहे हैं, तो जो बीच में बलून है वो भी ऐसा फैल जाएगा बिल्कुल ही, मतलब उस समय उसका कर्वेचर कम हो जाएगा। अभी मेरे हाथ क्या है, सिलेरी मसल्स हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो बीच में जो बेटा लेंस रखा होगा, जो बीच में जो लेंस रखा होगा ना बेटा, वो लेंस थिक हो जाएगा, ऐसा गोल मटोल सा हो जाएगा, उससे एक प्रेशर पड़ेगा ना लेंस के ऊपर। भाई सिलेरी मसल्स बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो बीच में बलून रखा होगा, जो लेंस रखा होगा, उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, और उस प्रेशर के कारण लेंस क्या होगा, ऐसा गोल मटोल सा हो जाएगा, उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, मतलब कि उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, और जहां उसकी थिकनेस बढ़ी फोकल लेंथ कम हुई और पावर ज्यादा हुई। तो क्या समझ में आया? तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भाई नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आई लेंस की पावर को बढ़ाना पड़ता है, उसको बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ कम करनी पड़ती है, और फोकल लेंथ को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंस की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, लेंस को थिक करना पड़ेगा, उसके कर्वेचर को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? तो जो सिलेरी बॉडीज होती हैं, मसल्स जो होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसके कारण जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है वो ऐसे ढीले पड़ जाते हैं, और जहां ऐसा हुआ तो जो लेंस है बेटा, जो लेंस है आपका, उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, मतलब कि उसका जो कर्वेचर है वो बढ़ जाएगा, वो ऐसा थिक हो जाएगा। जहां ये थिक हुआ वही तो हमें चाहिए था, वही तो हमें चाहिए था। अब बहुत ही आसानी से क्या होगा, मतलब थिकनेस बढ़ने से क्या हुआ, फोकल लेंथ कम हो गई, पावर बढ़ गई, तो अब क्या होगा, बहुत ही आसानी से यहां पर जो डाइवर्जिंग लाइट रेज आ रही थी, ठीक है, उनको ये रेटिना पे ला करके कन्वर्ज करवा देगा। क्यों? क्योंकि भैया अब तो ये पावरफुल लेंस बन गया है ना, इसकी पावर बढ़ गई है, फोकल लेंथ कम हो गई है, तो बस डाइवर्जिंग लाइट रेज को भी बेटा ये रेटिना पर फोकस करवा देगा। तो तुमको कितनी बातें समझ में आई कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे जो लाइट रेज आती हैं आई बॉल के अंदर, वो डाइवर्जिंग टाइप की आती हैं, जिनको रेटिना पर कन्वर्ट करवाना एक मुश्किल टास्क है। मुश्किल टास्क को परफॉर्म कर सकता है एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल आई लेंस, यानी कि आई लेंस की पावर बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ाएंगे? उसकी फोकल लेंथ कम करके। फोकल लेंथ को कैसे कम करेंगे? तो उसकी थिकनेस बढ़ा करके, उसका कर्वेचर बढ़ा करके। वो कैसे होगा? तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज हो जाएंगे, जिसके कारण जो आई लेंस है बेटा वो और कर्व ले लेगा, वो और गोल मटोल सा हो जाएगा आई लेंस, उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, वो थिक हो जाएगा, यानी कि उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और पावर बढ़ जाएगी। ये समझ में आया? अब यहां आ जाओ वापस। जो यहां हुआ है ना, उसका उल्टा यहां होता है। मैंने क्या बोला? ये कंडीशन तो फिर भी मच बेटर है। क्यों? क्योंकि जो लाइट रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से निकल करके, वो दूर से आ रही हैं, है ना, और वो पैरेलल है, तो पैरेलल लाइट रेज को रेटिना पर कन्वर्ज करवाना मुश्किल नहीं होगा आई लेंस के लिए। यानी कि आई लेंस बोलेगा कि भैया मैं तो, मतलब अगर मेरी पावर कम भी हो जाए तो क्या बड़ी बात है। आई लेंस यहाँ पर टेंशन में था, और टेंशन के कारण जो है आलू जैसा गोल मटोल हो गया था आई लेंस। क्यों? क्योंकि उसको पास रखे ऑब्जेक्ट को रेटिना पर फोकस करवाना था, और यहाँ पर ये उतना ही रिलैक्स करेगा। आई लेंस बोलेगा कि क्या, ऑब्जेक्ट तो दूर है, लाइट रेज जो आ रही है वो तो पैरेलल है, उनको तो मैं चुटकियों में क्या करूंगा, रेटिना पर कन्वर्ज करवा दूंगा। यानी कि इस केस में ज्यादा पावरफुल लेंस हमको नहीं चाहिए। जो काम आसान होता है बेटा तुमको वही दिया जाता है करने के लिए, ये काम आसान है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो लेंस है, इस केस में ये जो लेंस है, आई लेंस है बेटा, यहां पर इसकी पावर कम होनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल काम है ही नहीं। तो पावरफुल लेंस लेकर के क्या ही कर लोगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहां पर तुमको अब इस आई लेंस की पावर कम करनी होगी। पावर कैसे कम करोगे? उसकी फोकल लेंथ बढ़ा के। अब आप बोलोगे कि मैम लेंस की फोकल लेंथ कैसे बढ़ाएं? तो बेटा जो तुमने लेंस की फोकल लेंथ को कम करने के लिए किया था ना, कम करने के लिए, उसका उल्टा तुम्हें करना होगा लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब क्या है भाई? फोकल लेंथ को कम करने के लिए लेंस को थिक किया गया था, तो अब अगर हम चाह रहे हैं कि लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेंस को थिन करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं
कि लेंस को थिन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? तो जैसे यहां किया था वैसे यहां करेंगे, बिल्कुल मतलब उसका उल्टा समझ लो। यहां पर जो बेटा सिलेरी मसल्स होती हैं वो एकदम रिलैक्स स्टेट में होती है कि अरे ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, इसको रेटिना पर फोकस करवाना कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो बेटा सिलेरी मसल्स हैं वो क्या करती हैं? रिलैक्स करती है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी टेंशन के कारण, यहाँ पर रिलैक्स करती है। और रिलैक्स करने के कारण होता क्या है बेटा? रिलैक्स करने के कारण होता यह है कि जो सिलेरी मसल्स हैं वो थोड़े पीछे की तरफ चली जाती हैं। जैसे कि जब भी अपन रिलैक्स करते हैं तो कैसे रिलैक्स करते हैं? खड़े होके नहीं, अपन पसर जाते हैं, लेट जाते हैं, फैल जाते हैं कि बढ़िया रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है कि यहाँ पर सिलेरी मसल्स बेटा क्या कर रही हैं? रिलैक्स कर रही हैं। और उस चक्कर में क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा पीछे की तरफ देखो ऐसे शिफ्ट हो रही हैं। अब होता यह है कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं बेटा उनकी बैंड बच जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा समझो ना, मानो कि इस तरफ मैंने अपने इस हाथ से एक दोस्त को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, और जो मेरा ये वाला हाथ है ये कोई मेरा दूसरी फ्रेंड है, उसने पकड़ के रखा हुआ है। अब अगर ये वाली फ्रेंड दूर जा रही होगी तो क्या होगा? मेरे हाथ को भी ये लेके जाएगी। मतलब इन शॉर्ट मेरे जो हाथ है बेटा वो ऐसे खिंच जाएंगे ना, क्योंकि जो ये वाली दोस्त है वो तो पीछे जा रही है, तो मेरे हाथ को पकड़ के पीछे जा रही है, तो मेरे हाथ क्योंकि बेटा से खिंच जाएंगे। सस्पेंसरी लिगामेंट्स की भी वही बैंड बचती है। क्यों? सिलेरी मसल्स रिलैक्स कर रही हैं तो वो पीछे चली गई, इतना रिलैक्स कि वो पीछे चली गई। उसके कारण जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं बेटा वो टाइटली स्ट्रेच हो जाते हैं। जैसे कि मेरे हाथ ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे वैसे ही सस्पेंसरी लिगामेंट्स, मान लो कि मैं क्या हूँ? सस्पेंसरी लिगामेंट हूँ। यहाँ पे मैंने एक तरह से पकड़ा हुआ आई लेंस को और यहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है वो सिलेरी मसल्स को। अब सिलेरी मसल्स पीछे जा रही हैं तो मैं बेटा आई लेंस को छोड़ तो सकती नहीं हूँ, तो होगा क्या? मैं खिंच जाऊंगी, मेरे हाथ खिंच जाएंगे। मतलब कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स आप बोल सकते हो कि काफी स्ट्रेच कर जाते हैं। और क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट्स स्ट्रेच कर जाते हैं तो वो जिस आई लेंस को पकड़े हुए हैं बेटा वो आई लेंस भी क्या होगा? वो आई लेंस भी पतला हो जाएगा। दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर मेरे पास रबर बैंड है उसको मैं खींच दूं पकड़ के तो वो लंबी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आई लेंस का भी तो वही केस है कि सिलेरी मसल्स पीछे जा रही हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स खिंच रहे हैं, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स जिस आई लेंस को पकड़े हुए हैं बेटा वो भी तो खींचेगा ना। और अगर वो खींचेगा तो वो क्या होगा? वो पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और अगर वो पतला हुआ तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब उसकी पावर कम हो जाएगी और फिर ये लेंस क्या कर पाएगा? लाइट रेज जो यहाँ पर आ रही हैं उनको ये बहुत ही आसानी से रेटिना पर कन्वर्ज करवा देगा, यानी कि दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी रेटिना पे आकर के फोकस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, डिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत दूर, ठीक है। तो जो दूर रखा होता है ऑब्जेक्ट उसको देखने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो लेंस की पावर को कम करना होता है, फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ती है। कैसे? तो सिलेरी मसल्स जो है बेटा वो रिलैक्स कर जाती हैं, सिलेरी मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं, थोड़े पीछे चली जाती हैं, जिसके कारण जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो टाइटली स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है, टाइटली स्ट्रेच हो जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्या हुआ है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ही हैं जो आई लेंस को पकड़ के रखे हुए हैं। तो अगर सिलेरी मसल्स रिलैक्स होकर के पीछे चली गई तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल ऐसे खिंच जाते हैं। और क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट्स स्ट्रेच हो रहे हैं, क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट्स स्ट्रेच हो रहे हैं तो उन्होंने जिस आई लेंस को पकड़ के रखा होगा बेटा वो भी स्ट्रेच कर जाएगा, पतला हो जाएगा। तो सिलेरी मसल्स पीछे खिसकी क्योंकि रिलैक्स कर रही हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स स्ट्रेच कर गए तो आई लेंस क्या होगा बेटा? पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, पावर कम हो जाएगी और इजीली क्या होगा? दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी दिख जाएगा। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या होता है? उल्टा होता है, लेंस की पावर बढ़ानी पड़ती है उसकी फोकल लेंथ को कम करके। कैसे फोकल लेंथ कम करेंगे? तो सिलेरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज हो जाएंगे, जिसके कारण जो लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा।
लेंस थिक हो जाएगा। जहां थिक हुआ फोकल लेंथ कम हुई, पावर बढ़ी और फोकस कर दिया जाएगा नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी, कहां, रेटिना पर। आई बात समझ में? इसका मतलब यह है कि चाहे ऑब्जेक्ट दूर रखा हो चाहे ऑब्जेक्ट पास रखा हो, लेंस को अपने अंदर बेटा परिवर्तन लाना पड़ता है। तुम ये नहीं बोलोगे कि मैम अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा पास रखा होता है तो ही क्या होता है, लेंस में चेंजेस आते हैं, लेंस की फोकल लेंथ में चेंज आता है। नहीं, अगर तो ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है बेटा तो भी उसको फोकस करने के लिए रेटिना पर आई लेंसेज को अपनी फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ता है। तो ये जो एबिलिटी होती है ना हमारे आई लेंसेज की अपनी फोकल लेंथ को चेंज करने की, ताकि दूर या पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रेटिना पर फोकस करवाया जाए, इस एबिलिटी को ही हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। आई बात समझ में कि नहीं आई? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है भाई? इस पूरे कहानी से तुमको क्या समझ में आया? जो हमारे आई लेंसेज होते हैं वो बड़े मजेदार टाइप के होते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, फोकल लेंथ जो है अपनी बढ़ा देंगे, और अगर पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसको देखने के लिए क्या करेंगे ये आई लेंसेज, अपनी फोकल लेंथ को कम कर देंगे। मतलब कुछ भी हो, चाहे दूर की नजर हो चाहे पास की नजर हो, चाहे दूर के ऑब्जेक्ट देखने चाहे पास के देखने हो, आई लेंसेज अपनी फोकल लेंथ को चेंज करते ही करते हैं। और इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, कहां गया? It is the ability या property of the eye lens to focus both near and distant objects by adjusting its focal length। वो एबिलिटी क्या कहलाती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। आई बात समझ में? चल अब फटाक से हम बात करते हैं बेटा किसकी, डिफेक्ट्स की। 3 डिफेक्ट तुमको पढ़ने हैं यहां पर, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ठीक है, अगर तुम्हें ये फंडा समझ में आ गया है, ये इस फंडे पे मैंने इतना टाइम इसलिए खर्च किया बेटा क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो फिर तुम्हारे लिए इन तीनों ही डिफेक्ट्स को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूं मायोपिया। देखो बेटा, मायोपिया को याद करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है मैं बताती हूं। मायोपिया एक छोटा वर्ड है, यानी कि आंखों के या आंखों से छोटे डिस्टेंस पे यानी कि कम डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट रखे रहते हैं वो इंसान को दिख जाते हैं, लेकिन जो दूर ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं वो नहीं दिखते हैं। मतलब कि मायोपिया में नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं इंसान को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं, मतलब कि दूर की नजर कमजोर होगी। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा होता है, पास की नजर कमजोर होती है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम क्या किस में होता है, हमें याद नहीं रहता। तो याद करने की ही ट्रिक बताई है कि मायोपिया एक छोटा वर्ड है, यानी कि आंखों से छोटे डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट रखे होंगे, पास जो ऑब्जेक्ट रखे होंगे वो दिख जाएंगे, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखेंगे, ऐसा लिख देती हूं मैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या बोला था बेटा, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इमेज रेटिना पर ही बननी चाहिए। अगर तो रेटिना पर नहीं बनी इमेज तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। इस केस में क्या हो रहा है, मायोपिया में पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो तो दिख रहा है। अब तुमको पता है कि नियर बाय विजन के लिए, मतलब पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आई लेंसेज में क्या क्या बदलाव आते हैं, उसकी फोकल लेंथ का क्या होता है। भाई पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आई लेंस की पावर बढ़ानी पड़ती है उसकी फोकल लेंथ को कम करके। फोकल लेंथ कम कैसे होती है, लेंस की थिकनेस को बढ़ा करके, उसके कर्वेचर को बढ़ा करके, लेंस को थिक करके। लेंस थिक कैसे होता है, जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब सस्पेंसरी लिगामेंट्स फ्री हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, तब जाकर के आई लेंस क्या होता है बेटा, कर्वेचर अपना ज्यादा ले लेता है, कर्व ज्यादा हो जाता है, थिक हो जाता है, जिससे कि उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, पावर बढ़ जाती है और पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी दिख जाता है। यानी कि जिस इंसान को मायोपिया होता है, जिसकी दूर की नजर कमजोर होती है, उसके आंखों में ये जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस, ये एकदम प्रॉपरली चलती है कि
जो ये क्या बोलते हैं, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये लूज हो रहे हैं, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, लेंस थिक हो रहा है, ये पूरी प्रोसेस एकदम शानदार तरीके से चलती है। उस इंसान को दूर की चीजें नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या कि उस इंसान की आंखों में ये चीज कहीं ना कहीं क्या हो रही है बेटा, गड़बड़ हो रही है। दूर की चीजों को देखने के लिए क्या क्या करना होता है, लेंस की पावर को कम करना होता है, उसकी फोकल लेंथ को बढ़ाना होता है। कैसे बढ़ाते हैं, तो सस्पेंसरी जो वो जो सिलेरी बॉडीज होती है, जो मसल्स होती हैं, वो रिलैक्स करनी चाहिए ताकि सस्पेंसरी लिगामेंट्स स्ट्रेच हो जाएं। जब वो स्ट्रेच होंगे तो लेंस अपने आप क्या होगा, पतला हो जाएगा, उसका कर्वेचर कम हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, उसकी पावर कम हो जाएगी। ये चीज बेटा जिस इंसान को मायोपिया होता है, आप उसको मायोपिक आई भी बोल सकते हो, ये चीज उस इंसान की आंखों में उतने प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, जिसके चक्कर में उसको दूर की चीजें दिखती ही नहीं है। जैसे कि यहां पर अगर मैं बनाऊं क्या, एक मायोपिक आई, ये क्या है बेटा, मायोपिक आई है, ठीक है। सामने जो है काफी दूर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर नहीं होगा, लेट मी फिक्स इट। अब देखो, ये मायोपिक आई है, इसके सामने बहुत दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, सिलेरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना चाहिए, सस्पेंसरी लिगामेंट्स को टाइटली स्ट्रेच होना चाहिए, तब जाकर के लेंस क्या होगा बेटा, पतला होगा। जब उसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी, पावर कम होगी, तब जाकर के ये कन्वर्जेंस क्या होगा, लाइट रेस का रेटिना पे होगा, तब जाकर के दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखेगा। यहाँ पर वही सब चीजें नहीं होंगी। कैसे नहीं होंगी, तुम तो बस इतना समझ लो यार कि जो कुछ भी हो रहा है, सिलेरी बॉडीज का या मसल्स का रिलैक्सेशन, सस्पेंसरी लिगामेंट्स का टाइटली स्ट्रेच हो जाना, इन सब से अल्टीमेटली हो क्या रहा है, निचोड़ क्या है बात का, कि लेंस का कर्वेचर जो है बेटा, आप बोल सकते हो कि कम हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, जिससे कि उसकी फोकल लेंथ बढ़ा करके अपन उसकी पावर को कम कर देते हैं। ये निचोड़ है। असली चीज तो यही है कि लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, बदल जाती है, और वही चीज यहां पर हो नहीं पा रही है। वही चीज बेटा यहाँ पर लेंस की जो फोकल लेंथ है, मायोपिक आई में जो आई लेंस है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ नहीं पा रही है, वो कम की कम है। कम की कम मतलब क्या, कि लेंस अभी भी थिक बना हुआ है। दूर का देखने के लिए लेंस को पतला होना चाहिए, लेकिन ये नालायक तो पतला हो ही नहीं रहा है, ये अभी भी क्या है बेटा, थिक का थिक बना हुआ है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो भी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, जो भी लाइट रेज आ रही, क्योंकि अब देखो ना, लेंस को पतला होना चाहिए लेकिन ये थिक का थिक बना हुआ है, यानी कि अभी क्या है, अभी इसकी पावर, भाई थिक लेंस की क्या होती है, थिक लेंस की पावर ज्यादा होती है ना, फोकल लेंथ कम होती है। तो ये क्या कर रहा है, जो दूर से आने वाली लाइट रेज है, क्योंकि ये लेंस अभी भी कैसा है, थिक है, ये लेंस अभी भी कैसा है, थिक है, तो इसकी फोकल लेंथ कम है, पावर ज्यादा है, तो ये पावरफुल लेंस अभी भी बना हुआ है। तो ये क्या करेगा, लाइट रेस को उठा करके बेटा ये रेटिना के पहले ही कन्वर्ज करवा देगा। रेटिना तो पीछे है, इसने लाइट रेस का कन्वर्जेंस पहले ही करवा दिया, रेटिना के पहले ही करवा दिया। और मैंने क्या कहा था, रेटिना के पहले या उसके बाद में यदि लाइट रेस कन्वर्ज होती हैं तो इमेज नहीं दिखती है, मतलब बन जाती है लेकिन दिखेगी नहीं तुम्हें ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो ये घोर ब्लंडर हो रहा है यहाँ पर कि हम ये चाह रहे हैं कि भैया इस इंसान को पास का दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, क्योंकि आई लेंस जो है इसका बेहतरीन तरीके से थिक हो जाता है। सस्पेंसरी ये जो सिलेरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं, थिक जो लेंस है उसका कर्वेचर ज्यादा हो जाता है, वो थिक हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, पावर बढ़ जाती है, तो पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो दिख जाएगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भैया अगर इसको पास का दिख रहा है तो दूर का भी दिख जाए। दूर का दिखने को ये मतलब रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आई लेंस है बेटा, दूर का देखने के लिए आई लेंस के कर्वेचर को हमें कम करना पड़ता है, लेंस को पतला होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो नालायक लेंस है वो पतला होने के लिए रेडी नहीं है। लेंस अभी भी कैसा है, लेंस अभी भी मोटू का मोटू है, लेंस अभी भी कैसा है, थिक है, पतला होने को वो रेडी नहीं हो रहा है।
यानी कि अभी क्या उसकी फोकल लेंथ कमी है, उसकी पावर क्या अभी भी ज्यादा ही है, पावरफुल लेंस बना हुआ है ये नालायक। तो उस चक्कर में क्या होगा, जो लाइट रेज आ रही है दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से, बेटा वो रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इमेज क्या बन जाएगी, रेटिना के पहले। दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। यही तो दिक्कत है। तो एक तो ये रीजन हो गया, भाई कॉज भी तो तुमको पता होना चाहिए ना, कि अगर मायोपिया में दूर का नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है। तो पहला रीजन क्या हुआ, पहला रीजन हुआ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का बेटा एक्सेसिव कर्वेचर रखा हुआ है। आई लेंस अभी भी क्या है, जरूरत से ज्यादा कर्व्ड है, उसको पतला होना है, उसके कर्वेचर को कम होना है। आइडियली ऐसे पतला होना पड़ेगा लेंस को, उसके कर्वेचर को कम करना होगा। लेकिन देखो ये अभी भी मुटल्लू सा बैठा हुआ है। कर्वेचर क्या है इसका, अभी भी बहुत ज्यादा है। एक्सेसिव कर्वेचर है बेटा आई लेंस का, जिसके चक्कर में ये थिक बना हुआ है, फोकल लेंथ अभी भी कम हुई पड़ी है, पावर इसके भी ज्यादा है। तो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है ना, उनको ये रेटिना के पहले ही कन्वर्ट करवा दे रहा है। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है बेटा, दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, वो उसको दिखेगा ही नहीं मायोपिक आई को। दूसरा रीजन क्या होता है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, कि आई बॉल क्या हो गई है बेटा, एलोंगेट हो गई है, लंबी हो गई है। एलोंगेशन ऑफ आई बॉल ये 1 या 2 दिन में नहीं होता है कि तुम सोचो कि मैम कल रात तक तो आंखें ठीक थी, आज क्या हुआ अचानक से आई बॉल लंबी हो गई है। ये देखो ना, अगर आई बॉल बेटा तुम्हारी ऐसी लंबी हो जाए, मतलब तुम्हारी नहीं, वेरी सॉरी, किसी भी इंसान की यदि आई बॉल लंबी हो जाए, एलोंगेट कर जाए, कि पहले रेटिना कहाँ आ रहा था उसका, पहले आई बॉल का रेटिना यहां आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है, आई बॉल ऐसे लंबी हो गई है, एलोंगेट हो गई है, तो अब उसका रेटिना कहाँ आ रहा है, अब उसका रेटिना यहां आ रहा है। तो इमेज रेटिना पर बनी नहीं पा रही है, इमेज अभी भी कहाँ बन रही है, यही बन रही है। तो आई बॉल एलोंगेट हो गई, ऐसी लंबी हो गई, किसी बीमारी के कारण, किसी चीज की डेफिशिएंसी के कारण, है ना। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, आई बॉल भी एलोंगेट हो जाती है, रेटिना पीछे खसक जाता है, तो उस चक्कर में इमेज जो है बेटा वो रेटिना के पहले ही बन जाती है। और हमें किसी को भी, जिसको भी ये दिक्कत हुई है, उसको जो है बेटा दूर की चीजें दिखना बंद हो जाती है। आई बात समझ में। अब इसके 2 कॉजेज हो गए, एक तो क्या हुआ, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, दूसरा आई बॉल क्या हो गई, एलोंगेट हो गई। अब सवाल यह है कि भैया इसको करेक्ट कैसे किया जा सके। भाई करेक्शन भी तो करना जरूरी है ना, अपन ये तो नहीं बोल सकते कि तुम्हें दिक्कत है बनी रहेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे उसको करेक्शन भी जरूरी है। तो करेक्शन कैसे होगा बेटा, करेक्शन के लिए यहां पर अपन लगाते हैं क्या, कॉनकेव लेंस। मैं नेक्स्ट पेज पे बना देती हूँ, यहाँ पे बहुत ही गिच पिच हो जाएगा नहीं तो। ये देखो, आई लेंस अभी भी मोटू का मोटू बना हुआ है, ठीक है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो इमेज है वो रेटिना के यहाँ पर पहले ही बन जा रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई देखो वैसा है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हम इससे बोल रहे हैं आई लेंस से कि सुनो, तुम अपना कर्वेचर जो है सही कर लो, कम कर लो, तुम पतले हो जाओ ताकि ये दिक्कत ना आए। ये मानने को रेडी नहीं है। तो इसको सबक सिखाने के लिए पता है हम क्या करेंगे, इसके सामने लगा देंगे अपन एक कॉनकेव लेंस, आंख के सामने लगा देंगे कॉनकेव लेंस। आप बोलोगे कि मैम ये क्या हुआ, बेटा आई लेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि इसका कर्वेचर अभी भी ज्यादा है, या अभी भी लेंस कैसा है, थिक हुआ है, जिससे इसकी फोकल लेंथ कम हो रही है और उसकी पावर बढ़ रही है। ये बहुत ही पावरफुल लेंस बन के बैठा हुआ है, और जो लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं, जिनको कि रेटिना पे कन्वर्ज करवाना मुश्किल वाला काम है ही नहीं, आसान वाला काम है वो। तो आसान वाले काम करने के लिए जो है पापा को बिठा के रखा है, और पापा जो है ना मान नहीं रहे हैं कि नहीं मैं ही करके दूंगा। तो फिर पता है मम्मी क्या करेंगी, फिर मम्मी काम करती, फिर मम्मी बोलती कि अच्छा तुम्हें करना ना, अब ये लो तुम एक और काम करो। अब एक और काम मतलब क्या, यहां पर हम लगा देते हैं कॉनकेव लेंस। इसका मतलब क्या है कि अब जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट रेज आएंगी, जो दूर रखा हुआ ना बेटा ऑब्जेक्ट, उससे जो लाइट रेज आएंगी पैरेलल तो होंगी, और वो पैरेलल रेज इससे पहले कि हमारी आई लेंस के अंदर पहुंचे वो कहां जाएंगी, वो जाएंगी पहले इस कॉनकेव लेंस के अंदर।
कॉनकेव लेंस बेटा ये क्या करेगा, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करवाने में माहिर होता है। यानी कि अब यहाँ से जो लाइट रेज आएंगी बेटा, लेंस से जो निकलेंगी वो डाइवर्ज होकर के निकलेंगी, यानी कि हमारी अब आई लेंस के पास जो लाइट रेज आएंगी ना वो डाइवर्ज होके आएंगी। काम बढ़ गया बेटा, काम बढ़ गया। काम था बहुत आसान, अगर ये आई लेंस अपना जो कर्वेचर है वो कम कर लेता, अगर ये पतला हो जाता, कोई दिक्कत की बात होनी थी, लेकिन ये मानने को रेडी नहीं है। तो हमने बोला कि अच्छा बेटा तुम अपना कर्वेचर कम नहीं करोगे, तुम थिक बने रहोगे, तुम अपनी पावर बढ़ा के रखोगे तो ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारी पावर ज्यादा है तो फिर हम तुमको काम भी क्या देंगे, मुश्किल वाला ही देंगे। क्या मुश्किल वाला, हमने आगे लगा दिया क्या, एक कॉनकेव लेंस, ताकि जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल करके आ रही हैं पहले वो उसके अंदर जाएं, जब वो बाहर निकलेंगी तो वो फैल के निकलेंगी, वो डाइवर्ज होकर के निकलेंगी, और फिर उन डाइवर्जिंग रेस को अपन क्या करते हैं, आई लेंस के अंदर भेजते हैं कि लो बेटा अब करो तुम। तो ये बोलता है कि आई डोंट माइंड, मैं तो वैसे भी क्या हूं, मैं तो थिक लेंस हूं, मोटा हूं, मैं तो मेरी पावर तो क्या है वैसे भी ज्यादा ही है, तो मैं क्या करूंगा, इन डाइवर्जिंग रेस को भी मैं रेटिना पर कन्वर्ज करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि अब जो लेंस की प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व करा। कैसे सॉल्व किया कि भाई तुम तो मान नहीं रहे हो, तुमको हम सबक सिखाएंगे। क्या करेंगे, तुम्हारे अंदर जो लाइट रेज भेजेंगे वो डाइवर्ज करवा करके भेजेंगे, ताकि फिर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके क्या करो, अपनी पावर का इस्तेमाल करके क्या करो, उन डाइवर्जिंग रेज को रेटिना पर फोकस करवा दो, ताकि एटलीस्ट इमेज कहाँ बने, रेटिना पर बने, और हमें दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी दिख जाए। तो मायोपिया के करेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस का। जिन लोगों को, जैसे कि तुम लोगों की जो उम्र है बेटा, इतना फोन में घुसे रहते हो कि उस चक्कर में क्या हो रहा है, मतलब देखो होता क्या है कि तुम्हारी जो एज है, स्कूल में जाना है, पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, ऑनलाइन भी पढ़ाई करनी है, उसके अलावा फिर ऑनलाइन तुमको वीडियो गेम वगैरह भी खेलना है, तो होता क्या कि स्क्रीन टाइम तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब तुम दिन के अधिकतर समय जो पास रखी हुई चीज़ें हैं तुम उन्हीं को देखे जा रहे हो। तो उस चक्कर में हो ये रहा है कि आई लेंस जो है, भाई तुमको पता है कि आई लेंस का क्या वो होता है, पास रखी हुई चीज़ों को देखने के लिए आई लेंस को थिक होना पड़ता है। तो तुम्हारे जो आई लेंसेज हैं वो बाकायदा अच्छे से थिक तो हो जाते हैं, जिससे कि तुम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो, लेकिन फिर दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो आई लेंस को दोबारा से पतला होना चाहिए ना, वो पतला नहीं हो पा रहा है, उसका कर्वेचर कम नहीं हो पा रहा है, उसकी पावर जो है वो कम नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए तुमने देखा होगा अपने दोस्तों को भी चश्मा लगाए रहते हैं कि पास का दिख जाएगा, तुम जो लिखोगे उससे वो कॉपी कर लेंगे, लेकिन जो टीचर ने बोर्ड पर लिखा हुआ है वो उनको नहीं देखने को मिलता। दैट इज मायोपिया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बेटा आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी की, एंड दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है बेटा, बड़ा वर्ड है, यानी कि आंखों से बड़े डिस्टेंस पर, लॉन्ग डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो दिख जाएगा, लेकिन पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं। मतलब कि बेटा पास की नजर यहाँ पर कमजोर होगी। क्या तरीका इसको याद रखने का, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है, तो आंखों से बड़े डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे बेटा वो दिख जाएंगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, पास जो रखे हुए ऑब्जेक्ट बेटा वो नहीं दिखेंगे। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, आप खुद ही बताओ। पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस के साथ क्या होना चाहिए, उसको थिक होना चाहिए, उसके कर्वेचर को ज्यादा होना चाहिए। जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज होंगे, तब जाकर के लेंस मोटा होगा, थिक होगा, उसका कर्वेचर बढ़ेगा, उसकी पावर बढ़ेगी, उसकी फोकल लेंथ कम होगी, और तब जाकर के पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसको दिखेगा इंसान को। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में इंसान की आंख में बेटा जो आई लेंस है उसके साथ यही सब चीजें नहीं हो रही हैं। हाइपरमेट्रोपिया जिसको होता है बेटा, हाइपरमेट्रोपिक आई, उसको जो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं वो तो दिख जाते हैं, क्योंकि जो लेंस है वो बाकायदा क्या होता है, पतला हो जाता है, उसका कर्वेचर कम हो जाता है ना। जो सिलेरी मसल्स हैं वो मस्त रिलैक्स करती हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स टाइटली स्ट्रेच हो जाते हैं, लेंस पतला हो जाता है, उसका कर्वेचर कम हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। तो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो बेटा दिख जाएगा, लेकिन ये जो है ना ये नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है,
तो देखो ऐसा है बेटा कि लेंस की फोकल लेंथ को कम करने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए, उसको थिक करने के लिए जो सिलेरी मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। विद एजिंग यंगस्टर्स में अधिकतर मायोपिया होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तुमको मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि जैसे जैसे बेटा उम्र बढ़ती है बॉडी डिटोरिएशन की तरफ जाती है, हड्डियां, मांसपेशियां ये सब वीक होने लगती हैं। तो विद एजिंग क्या होता है, सिलेरी मसल्स उतने अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, रिलैक्स तो कर लेंगी लेकिन उतने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। सिलेरी मसल्स उतने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। अगर सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी बेटा उतने अच्छे से, तो जो आई लेंस है वो उतना अच्छे से थिक नहीं हो पाएगा, वो मोटा नहीं हो पाएगा, उसकी फोकल लेंथ कम नहीं हो पाएगी बेटा, उसकी पावर बढ़ नहीं पाएगी, जिसके चक्कर में इमेज जो है पता है कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी। समझे? तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। ये रखा हुआ है पास ऑब्जेक्ट, ये आई लेंस है, इसको कायदे से क्या होना चाहिए बेटा, कायदे से इसको मोटा हो जाना चाहिए, लेकिन ये मोटा नहीं हो पा रहा है। क्यों? ये भी पतला बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो सिलेरी मसल्स है ना वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ठीक से लूज नहीं हो पा रहे, तो ये जो आई लेंस है ये मोटा हो ही नहीं पा रहा, ये थिक हो ही नहीं पा रहा, ये अभी भी पतला का पतला बना हुआ है, इट इज स्टिल थिन, अभी भी क्या है, पतला है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी क्या है, ज्यादा है, पावर क्या है, अभी भी कम ही है। और तुमको पता है कि पास जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उससे जो लाइट रेज निकल करके आती है बेटा वो डाइवर्जिंग वाली होती हैं। बताया था ना तुमको मैंने अभी अभी कि पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बेटा वो मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम को करने के लिए लेंस की पावर बढ़ानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है, पावर यहाँ पर लेंस की कम हुई पड़ी है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जिंग लाइट रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से निकल करके, जब ये लेंस के अंदर जाएंगी तो बेटा लेंस ऐसा नहीं कि काम ही नहीं करेगा, करेगा, लेकिन क्योंकि इसकी पावर कम है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, तो ये लाइट रेज को बहुत दूर जाकर के कन्वर्ज करवा पाएगा। दूर मतलब कहाँ, रेटिना के भी पीछे। फोकल लेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है बेटा, यही तो है कि लाइट रेज को बहुत दूर जाकर के कन्वर्ज करवाया जा रहा है। कहाँ? रेटिना के पीछे। तो इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना के पीछे। रीजन क्या है? पहला रीजन, सिलेरी मसल्स जो हैं, सिलेरी मसल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण जो लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ नहीं पा रहा है, वो थिक नहीं हो पा रहा है, इसलिए इमेज का बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। दूसरा रीजन क्या है? शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, कि आई बॉल क्या हो गई है बेटा, शॉर्ट हो गई है। जैसे कि अपन ने इसमें पढ़ा था इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, कि आई बॉल क्या हो गई, ऐसी इलोंगेट हो गई है, तो इमेज का बन रही है, रेटिना के पीछे ही बन रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो गई है। 1 या 2 दिन में नहीं होता है, समय लगता है वो चीज होने में, है ना। लेकिन हाँ एक रीजन तो ये भी है इसका हाइपरमेट्रोपिया का, कि एक रीजन क्या है, या तो जो मसल्स है वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, इसका जो कर्वेचर है लेंस का वो कम नहीं हो पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा है, वो थिक नहीं हो पा रहा है, इसलिए इमेज का बन रही, रेटिना के पीछे बन रही है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आई बॉल छोटी हो गई है, जिसके कारण इमेज का बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं बेटा, दिमाग लगाओ। जैसे कि सपोज ये एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, ठीक है, ये एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, लेंस को मोटा होना चाहिए आइडियली, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, डाइवर्जिंग लाइट रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से, रेटिना के पीछे जाकर के कन्वर्ज होगी, तो इमेज बेटा रेटिना पर बनेगी नहीं, तो इंसान को जो पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा नहीं। अरे 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 अरे, जो पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट है बेटा वो दिखेगा नहीं। इसको कैसे ठीक करें? तो इसका एक इलाज है। क्या इलाज है?
रुको, इसका इलाज ये है बेटा कि ऑब्जेक्ट और जो आई लेंस है इसके बीच में हम क्या करें, एक कॉन्वेक्स लेंस और फंसा दें। जैसे कि अगर तुमसे कोई काम एक हाथ से नहीं हो पा रहा है, सपोज एक भारी सा ऑब्जेक्ट है, तुम उसको एक हाथ से उठाने की कोशिश कर रहे हो, वो उठ नहीं रहा, तो तुम क्या करोगे, अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे, ताकि ताकत ज्यादा लगे। ये जो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक आई है बेटा, यहाँ पर जो आई लेंस है, क्योंकि ये अभी भी थिन हुआ पड़ा है, अभी भी कैसा है, ये थिन है, इसकी पावर कम है, इसकी फोकल लेंथ क्या अभी भी ज्यादा है, यानी कि इसकी पावर कम है बेसिकली। तो अब क्योंकि इसकी पावर कम है, तो क्यों ना इसके सपोर्ट के लिए हम एक और लेंस लगा दें, तो एटलीस्ट क्या होगा, दोनों की पावर जुड़ करके जो पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को अपन रेटिना पर फोकस करवा सकते हैं, है कि नहीं भाई। दिक्कत तो यहाँ पे यही हो रही ना कि ये लेंस की पावर ही कम है, क्योंकि लेंस अभी कैसा है, पतला है, तो डाइवर्जिंग लाइट रेस को ये रेटिना पर फोकस करवा ही नहीं पा रहा, रेटिना के पहले बाद में फोकस करवा रहा है। तो इसकी हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। उससे होता क्या है कि अब जो लाइट रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से निकल करके, जाहिर सी बातें कैसी होंगी, डाइवर्जिंग होगी। तो इससे पहले कि ये डाइवर्जिंग लाइट रेज हमारे आई लेंस के अंदर घुसे, जो हम एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए लेंस लगा देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहले उस लेंस के अंदर क्या होता है, ये डाइवर्जिंग लाइट रेज जाती हैं, और जब बाहर निकलेंगी तो कंपैरेटिवली क्या होगा बेटा, कन्वर्ज होकर के निकलेंगी। फिर ये जो कन्वर्जिंग लाइट रेज हैं, अब ये कहाँ जाएंगी, आई लेंस के पास जाएंगी। अब आई लेंस बोलेगा कि हाँ चलो ठीक है, पहले मेरे पास डाइवर्जिंग लाइट रेज आ रही थी, जिनको कन्वर्ज करवाना रेटिना पर मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मेरे पावर तो कम है। अब जो लाइट रेज आ रही हैं वो ऑलरेडी क्या हो रहा है, कन्वर्ज होकर के आ रही हैं। तो अब इन कन्वर्जिंग रेज को मैं फर्दर और कन्वर्ज करवा सकता हूं सक्सेसफुली, कहां, रेटिना पर। तो अब इमेज कहां बन जाएगी, रेटिना पर। आई बात समझ में कि पहले इमेज रेटिना के पीछे बन रही थी, लेंस में इतनी पावर ही नहीं थी कि वो डाइवर्जिंग रेस को क्या करे, रेटिना पर फोकस करवा सके, कन्वर्ज करवा सके। लेकिन अब हमने क्या करा, उसके सपोर्ट के लिए आगे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ताकि अब जो ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग लाइट रेज आए वो पहले इस लेंस के अंदर आए, जब बाहर निकले तो थोड़ा सा कन्वर्ज होकर के निकले, और फिर उन कन्वर्जिंग लाइट रेज को फर्दर आई लेंस क्या करेगा, एग्जैक्ट रेटिना पर ही आकर के और कन्वर्ज करवा देगा। तो जो प्रॉब्लम है कि भैया पास का नहीं दिख रहा है, वो भी हो जाएगी सॉल्व। तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कॉन्वेक्स लेंस, और मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलो लास्ट बीमारी, एंड दैट इज प्रेसबायोपिया। ये क्या करा मैंने, हाँ, प्रेसबायोपिया। बेटा ये एजिंग के साथ, मतलब मायोपिया होता है यंग बच्चों को भी, हाइपरमेट्रोपिया होता है 40 से 50 साल के जब लोग हो जाते हैं उम्र में उनको, कि उनकी जो पास की नज़र है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और बुढ़ापा ले आओ, 60-70 साल का इंसान हो गया है, तो उसको देखने को मिलेगा क्या, प्रेसबायोपिया। कहने का मतलब ये है कि ना इसमें दूर का दिखे ना इसमें पास का दिखे। अब तुमको पता है कि दूर का देखने के लिए क्या करना पड़ता है, पास का देखने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, आई लेंसेज के उसमें क्या होता है, पास का देखने के लिए आई लेंस को मोटा होना पड़ता है, थिक होना पड़ता है, कर्वेचर बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के उसकी फोकल लेंथ कम होती है, पावर ज़्यादा होती है। ये काम करने के लिए सिलेरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। दूर का देखने के लिए लेंस को पतला होना पड़ता है, उसके कर्वेचर को कम होना पड़ता है, कर्वेचर को कम होना पड़ता है ताकि उसकी फोकल लेंथ बढ़े, पावर कम हो। ऐसा करने के लिए सिलेरी मसल्स को रिलैक्स करना पड़ता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स को टाइटली स्ट्रेच होना पड़ता है। तुमको पता है अब सब चीजें। लेकिन विद एजिंग क्या होता है बेटा, वही वाली बात है कि जो सिलेरी मसल्स हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो एबिलिटी होती है वो खोती जाती है। भाई आखिर है तो क्या बेटा, सिलेरी मसल्स ही है ना। तो विद एजिंग क्या होता है, वो अपने कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो एबिलिटी है उसको खोती जाती हैं, जिसके कारण ना सिलेरी मसल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी, ना ही वो रिलैक्स कर पाएंगी, जिसके चक्कर में
ना तो आई लेंसेज की जो पावर है वो प्रॉपरली बढ़ पाएगी ना कम हो पाएगी, जिसके चक्कर में ना दूर का दिखेगा ना पास का दिखेगा। तो ऐसे लोगों को हम इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं क्या, बाइफोकल लेंसेज। चश्मे ऐसे आते हैं बेटा जिसमें कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही हिस्से होते हैं। नीचे होता है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि तुमको पता है ना पास का ठीक से देखने के लिए, पास का ठीक से देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, और दूर का देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, कॉनकेव लेंस का। ठीक है, तो ये जो बाइफोकल लेंसेज होते हैं बेटा, जब इंसान रीड करता है तो वो ऐसे तो रीड नहीं करता, नजरें नीचे झुका करके ही वो क्या करता है, रीड करता है। तो इसीलिए चश्मे के नीचे के साइड क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, ताकि नियर बाय ऑब्जेक्ट को इंसान देख पाए, पढ़ पाए। और ऊपर तरफ होते हैं क्या, कॉनकेव लेंस, ऊपर तरफ होते हैं कॉनकेव लेंसेस, ताकि जब इंसान दूर का देखे तो वो अपने नजरें उठा करके देखे, यानी कि दूर का देखने के लिए वो इस्तेमाल करे कॉनकेव लेंसेस का। क्लियर हो गई ये बात? चलो अब बेटा फटाफट से अपन क्या करते हैं, एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, और 2-3 चीजें और हैं बताने वाली, वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ। ठीक है, मायोपिया, अच्छा इसका एक और नाम होता है नियर या शॉर्ट साइटेडनेस भी आप इसको बोल सकते हो। इन दिस डिफेक्ट पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते हैं। इन दिस केस इमेज क्या बनती है, रेटिना के पहले ही बन जाती है। ठीक है, कॉजेज क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया है आई लेंस का, या आई बॉल क्या हो गई है, एलोंगेट हो गई है। करेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस का। देन हाइपरमेट्रोपिया, इसको फार या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। इन दिस डिफेक्ट पर्सन दूर का तो देख पाता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स उतने क्लियरली नहीं दिखते हैं। ठीक है, और इमेज का बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। इसका रीजन क्या है, फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो अभी भी लार्ज बनी हुई है। यहां पर मैंने क्या बताया था, यहां पर मैंने बताया था कि आपको हाँ, कि सिलेरी मसल्स यहां पे ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया। हाँ ठीक है, तो जिसके कारण आप बोल सकते हो कि जो आई लेंस है, जो आई लेंस है बेटा वो मोटा नहीं हो पा रहा है, उसकी फोकल लेंथ कम नहीं हो पा रही है। फोकल लेंथ क्या है बेटा, अभी भी बढ़ी हुई है। तो आप चाहो तो इस रीजन को हटा करके जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, देखो कहने का मतलब तो वही है, बस एनसीईआरटी थोड़ा सा घुमा के बोल देती है कि फोकल लेंथ क्या है। देखो क्या बोल रही है एनसीईआरटी, फोकल लेंथ बोल रही है कि भैया अभी भी जो फोकल हाइपरमेट्रोपिया के केस में कि अभी भी फोकल लेंथ कैसी है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बिकम्स लार्ज, कि लेंस छोटा हो नहीं पा रहा है, फोकल लेंथ उसकी कम हो नहीं पा रही है। फोकल लेंथ अभी भी कैसी है, लेंस की लार्ज बनी हुई है, जिसके चक्कर में इमेज रेटिना के पीछे बन रही है। सेकेंड रीजन क्या होता है, आई बॉल शॉर्ट हो गई है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, वो तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चल करेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, ताकि इमेज का बने, रेटिना पे ही आकर के बन जाए। ओके, प्रेस बायोपिया बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है। विद एजिंग आप बोल सकते हो कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इंसान को दोनों हो जाता है। इसका रीजन क्या है, वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स की, जो सिलेरी मसल्स है बेटा वही वीक हो गई हैं, ना वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है, ना वो रिलैक्स कर पा रही हैं, ना पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। हार्डनिंग ऑफ या लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस, की आई लेंस क्या होगी बेटा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आई लेंसेज क्या होते हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि आई लेंसेज को अपनी फोकल लेंथ कभी बढ़ानी है, कभी कम करनी, कभी उनको अपनी थिकनेस बढ़ानी, कभी कम करनी पड़ी है। लेकिन विद एजिंग क्या होता है कि जो आई लेंसेज है बेटा वो भी अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं ये खो देते हैं, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, इलास्टिसिटी वो खो देते हैं, तो उतने अच्छे से कर्वेचर को कम या ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हो रहा है विद एजिंग हो रहा है इन प्रेस बायोपिया, कि दूर का पास का नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि सिलेरी मसल थोड़ी सी वीक हो गई हैं और जो आई लेंसेज हैं वो थोड़े से हार्ड हो गए हैं, उनकी इलास्टिसिटी जो है थोड़ी सी कम हो गई है, जिसके चलते कर्वेचर ना बढ़ पा रहा है, ना कम हो पा रहा है, ना पास का दिख रहा है, ना दूर का दिख रहा है। ठीक है, करेक्शन क्या है,
बायफोकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। नीचे वाले पोर्शन में होता है क्या, कॉन्वेक्स, और ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं कॉन्केव लेंसेज। ठीक है, ये पूरा बेटा आपकी एनसीईआरटी ही है। अच्छा, इसके अलावा दो टर्म्स और हैं, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को, मतलब नियर पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और हमारी आई बॉल कि उतने मिनिमम डिस्टेंस पर बिना आंखों पर स्ट्रेन दिए या स्ट्रेस डाले हमें वो ऑब्जेक्ट दिखे। जैसे कि सपोज मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अभी दूर रखा हुआ है, ठीक है, अब मैं इसको पास लेके आती जा रही हूँ, 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 अभी मुझे ये क्लियरली दिख रहा है ना, और इसको देखने के लिए मैं ऐसा ज़्यादा अपनी आंखों पे इतना जोर दे भी नहीं रही हूँ। ठीक है, अब मैं उसको और पास ला रही हूँ, और पास ला रही हूँ, और पास ला रही हूँ, और अब एक ऐसा डिस्टेंस आ गया है बेटा बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड माई आई बॉल्स कि बिना आंखों पर जोर दिए मैं इसको देख नहीं, तुमको पता है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आई लेंसेज को थिक होना पड़ता है, कर्वेचर बढ़ाना पड़ता है। तो अब ये ऑब्जेक्ट बेटा इतना नज़दीक आ चुका है मेरे आई बॉल्स के कि अब इसको और देखने के लिए क्लियरली मैं अपनी आई बॉल्स पे क्या करूंगी बेटा, जोर दूंगी ताकि वो और लेंसेज कॉन्ट्रैक्ट करें, मतलब थिक हो, और मैं इसको देख पाऊँ। जबकि ये एक ऐसा डिस्टेंस था बिटवीन आई बॉल्स एंड दिस पेन कि जिस पे आकर के मैं इसको देख पा रही थी एकदम क्लियरली बिना अपनी आंखों पर जोर डाले। तो इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि नियर पॉइंट। एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन आइज के लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर का। एक एडल्ट बड़ा मतलब क्या बोलते हैं इंसान, ठीक है, और मतलब बच्चे की बात नहीं हो रही है, एडल्ट की बात हो रही है, जिसकी आंखें बिल्कुल सही सलामत है, सब कुछ ठीक है, तो उसके लिए नियर पॉइंट क्या होगा 25 सेंटीमीटर का। यानी कि वो अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यदि कोई ऑब्जेक्ट रखेगा तो उसको वो ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली नजर आएगा बिना अपनी आंखों पर जोर दिए। दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज नियर पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है, एक एडल्ट ह्यूमन हेल्दी पर्सन के लिए इन्फिनिटी, मतलब फार पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का आंखों से कि वो ऑब्जेक्ट दिख जाए, तो वो अपने लिए इन्फिनिटी होता है। एक एडल्ट हेल्दी ह्यूमन के लिए, नहीं, एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए फार पॉइंट होता है बेटा इन्फिनिटी, कि आपको इन्फिनिटी पे रखी हुई चीजें भी दिख जाती हैं। हाँ, अगर हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, तो बात अलग है, बाकी नियर पॉइंट और फार पॉइंट का मतलब यही होता है। ठीक है, फोकल, ये तो तुमको मैंने पढ़ा दिया था, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, नियर पॉइंट का मतलब क्या है देख लो, minimum distance at which an object can be seen most distinctly without any strain is called least distance of distinct vision। हमारे लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में फार पॉइंट क्या होता है, द फादर्स पॉइंट अप टू विच हमारी आंखें चीज़ों को देख पाती हैं, दैट इज फार पॉइंट। कितना होता है, इन्फिनिटी होता है फॉर हेल्दी ह्यूमन एडल्ट। ओके, आगे बात समझ में। तो बेटा ये हो गया क्या, डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उनके करेक्शन, और जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी एक बार फटाफट से रीड कर लेना, और ये जो डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, ये बेटा आते हैं बोर्ड एग्जाम में बनाने। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का, बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, फेवरेट सवाल है। आपका जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसमें भी जो है सवाल आए हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन के ऊपर, तो ये तो तुम्हें करके जाना ही है इस पूरे चैप्टर से, चाहे जो भी हो जाए। प्लस ये जो डायग्राम्स हैं कि फार पॉइंट फॉर मायोपिक आई, करेक्शन ऑफ फॉर मायोपिया, ये बेटा आपको जो 6 डायग्राम्स हैं ये आपको आने चाहिए, क्योंकि आपको बनाने पड़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, ओके, सो बेटा दैट्स इट फॉर टुडे। आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रिज्म के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अपने न्यू सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।